हेलो एवरीवन। अगर आप रिसर्च स्टार्ट करना चाहते हैं, डिसर्टेशन लिखना चाहते हैं या लिख रहे हैं, रिसर्च पेपर पब्लिश करना चाहते हैं या यूजी, पीजी या पीएचडी किसी भी लेवल पर है या एनईपी 2020 के फोर्थ ईयर के अंडर ग्रेजुएट रिसर्च प्रोग्राम में हैं और आपको डिसर्टेशन एकेडमिक प्रोजेक्ट लिखना है, तो सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि रिसर्च टॉपिक कैसे चूज करें और रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखें। तो आज के इस सेशन में हम स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस समझेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम सेलेक्टिंग अ रिसर्च एरिया टू डिजाइनिंग द मेथोडोलॉजी ऑफ रिसर्च। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि रिसर्च प्रपोजल होता क्या है। रिसर्च प्रपोजल समझ लीजिए एक ऐसा साइनॉप्सिस होता है या डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप पूरे रिसर्च को कैसे करेंगे, क्या आपका टॉपिक होगा, क्या मेथड होगा, आप किस गैप को एड्रेस करेंगे और टेंटेटिव फाइंडिंग्स आपकी क्या होंगी, आप किन क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे, आपकी रिकमेंडेशंस क्या होंगी, टेक्निक्स क्या होंगी, आपके टूल्स क्या होंगे। आप इन सारी चीजों को एक कंसाइज्ड डॉक्यूमेंट में प्रिपेयर करते हैं और आप ये प्रेजेंट करते हैं अपने सुपरवाइजर को कि ये मेरा रिसर्च प्रपोजल है। मैं इस टॉपिक पे इस मेथोडोलॉजी के साथ इस गैप को एड्रेस करके इन क्वेश्चंस का आंसर करना चाहता हूँ। एंड बेस्ड ऑन योर रिसर्च प्रपोजल, वो आपके रिसर्च प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा। अगर एक्सेप्ट आपका रिसर्च प्रपोजल हो जाता है तो आप उस फील्ड में रिसर्च करना स्टार्ट कर सकते हैं। समझ लीजिए ये एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। इसमें ब्रीफली बताते हैं कि आप कैसे रिसर्च करने वाले हैं। तो सबसे पहला स्टेप है कि हम अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे कैसे किसी भी टॉपिक को चूज करें रिसर्च के लिए, जो कि अभी तक किसी ने उस पर रिसर्च ना करी हो, नोवेल हो वो और 100% ओरिजिनल हो। तो ये मैंने 4 स्टेप्स लिस्ट डाउन करे हैं कि आप कैसे रिसर्च के लिए अपने टॉपिक को सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है अपना रिसर्च एरिया सेलेक्ट करना। बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ ट्रेंड्स को देखकर टॉपिक चूज कर लेते हैं, कुछ फैंसी सा टॉपिक चूज कर लेंगे। लेकिन रिसर्च तभी सक्सेसफुल होती है जब आपका इंटरेस्ट उस टॉपिक में जेन्युइनली होता है। अगर आपका उस एरिया में उस टॉपिक में इंटरेस्ट है ही नहीं तो आप रिसर्च कैसे कर सकते हैं। तो टॉपिक चूज करते वक्त कुछ पॉइंट्स हमेशा ध्यान रखने चाहिए। सबसे पहला है कि जेन्युइन इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आपको टॉपिक पसंद ही नहीं है तो आप उस पर मंथ्स तक, ईयर्स तक कैसे काम कर सकते हैं। आपके लिए काम करना डिफिकल्ट हो जाएगा। सेकंड पॉइंट होता है कन्वीनियंस। रिसर्च ऐसी होनी चाहिए जो प्रैक्टिकल हो और आपके अवेलेबल रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग कंप्लीट की जा सके। कुछ ऐसी चीजों पे रिसर्च ना करें जो कि करना इम्पॉसिबल हो। समझ रहे आप मेरी बात। थर्ड है फिजिबिलिटी। खुद से ही पूछे कि क्या इस एरिया में रिसर्च करना पॉसिबल है, क्या फिजिबल है, क्या रियलिस्टिकली पॉसिबल है। अगर कोई भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपका फिजिबल ही नहीं है, आप कुछ ऐसा वेग या एम्बिगुअस रिसर्च करना चाहते हैं जो कि करना पॉसिबल ही नहीं, आप उसको अचीव ही नहीं कर सकते, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि वो फिजिबल है कि नहीं। फोर्थ पॉइंट है डेटा एक्सेसिबिलिटी। रिसर्च तभी होगी जब डेटा अवेलेबल होगा, चाहे प्राइमरी सर्वे करना हो या सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करना हो। पहले चेक कर लीजिए कि डेटा मिल भी रहा है या नहीं। अगर डेटा की अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी तो आप फिर एनालिसिस किस पे करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है अलाइनमेंट विथ योर डिसिप्लिन। सपोज करिए अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो आपका जो रिसर्च का टॉपिक होगा वो भी कॉमर्स से रिलेटेड होना चाहिए। ये नहीं कि आप कोई फिजिक्स या केमिस्ट्री के रिसर्च कर रहे हैं। इसी तरह सपोज आप इकोनॉमिक्स में हैं, मैनेजमेंट में हैं, साइकोलॉजी में हैं,
या फिलॉसफी में हैं, किसी और भी डिसिप्लिन के स्टूडेंट हैं, तो आप अपने सब्जेक्ट के अलाइनमेंट से ही टॉपिक सेलेक्ट करिए और फाइनली जो एरिया ऑफ योर इंटरेस्ट होना चाहिए वो रेलेवेंट भी होना चाहिए। ऐसा टॉपिक चूज़ करिए जो किसी करंट इश्यू या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहा हो, क्योंकि रिसर्च का मेन पर्पज़ ही होता है कि पॉलिसी सजेशंस या उसकी इम्प्लीकेशंस बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। तो सबसे पहले आपने अपने इन कंसिडरेशंस को देख के आपने अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को डिसाइड कर लिया कि हाँ, मैं फाइनेंस में, मैं बायोटेक्नोलॉजी में, या मैं इकोनॉमिक्स में, या मैं ज़ूलॉजी में रिसर्च करना चाहता हूँ एंड इस एरिया में रिसर्च करना पॉसिबल है क्योंकि वो कन्वीनियंट है, फिजिबल है, डेटा एक्सेसिबल है वहाँ पे। देन सेकंड स्टेप होता है लिटरेचर रिव्यू करना। जब आप एरिया डिसाइड हो गया आपका, नेक्स्ट स्टेप है लिटरेचर रिव्यू। तो लिटरेचर रिव्यू मतलब एग्जिस्टिंग लिटरेचर को पढ़ना, मीनिंग कि जो ऑलरेडी उस फील्ड में रिसर्च हो चुकी है, ऑथर्स ने कर चुके हैं, उसको सबसे पहले पढ़िए। क्योंकि रिसर्च में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आप जानेंगे कैसे कि रिसर्च क्या हुई है, कैसी हुई है, क्या मेथोडोलॉजी ऑफ हुई है और क्या गैप रह गया। तो सबसे पहला बेसिक स्टेप होता है कि आप गूगल स्कॉलर को ओपन करिए एंड वहाँ पे रिसर्च पेपर्स, जर्नल आर्टिकल्स और कॉन्फ्रेंस पेपर्स को सर्च करके आप वहाँ से पढ़िए। अच्छा, एक कॉमन मिस्टेक सारे स्टूडेंट्स करते हैं कि हर पेपर को वो डिटेल में पढ़ने लगते हैं। देखिए, अभी अपना रिसर्च टॉपिक या टाइटल या गैप आइडेंटिफाई करना है। तो आपको ये ज़रूरत नहीं है कि आप हंड्रेड्स ऑफ पेपर पढ़ें। आप अगर 30-35 पेपर्स भी पढ़ेंगे, तो आप स्टार्टिंग में अगर 30 या 40 पेपर्स भी पढ़ेंगे, तो आप यू वुड बी एबल टू फाइंड द गैप। तो आप पूरे रिसर्च पेपर को मत पढ़िए क्योंकि रिसर्च पेपर कोई-कोई बहुत लेंदी होते हैं। को मैं रिकमेंड करूँगा कि आप उसके एब्स्ट्रैक्ट यानी उसकी समरी, उसके इंट्रोडक्शन, उसकी मेथोडोलॉजी, देन अगर उसके रिजल्ट्स वगैरह हैं समरी में, देन कंक्लूजन पढ़िए उसके। एंड आप फर्दर इनसाइट्स के लिए उसके स्कोप फॉर फ्यूचर रिसर्च भी पढ़ सकते हैं। वहाँ से आपको आइडिया मिलेगा कि हाँ, इस एरिया में रिसर्च कर सकते हैं। तो आप ऐसा मत करिए कि इनिशियल स्टेज में ही सब कुछ पढ़ने लगिए। आप रेलेवेंट पेपर्स आइडेंटिफाई करिए, स्पेसिफिक कीवर्ड सर्च करिए। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए आप फाइनेंशियल लिटरेसी से रिलेटेड रिसर्च करना चाहते हैं, तो आप फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल पेमेंट्स, इन्वेस्टमेंट बिहेवियर ऐसे रिलेटेड पेपर्स पढ़िए, जो आपके टॉपिक से रिलेटेड हों। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हैबिट है कि आप रिकॉर्ड मेंटेन करिए। आपने पेपर पढ़ा, हो सकता है आप 1 वीक लेटर आप भूल जाएँ उसको कि आपने क्या पढ़ा था। तो आप एक मैनुअली या स्प्रेडशीट पे एक रिकॉर्ड मेंटेन करिए कि ये पेपर है, इसका ये टाइटल है, ये ऑथर है, अच्छा ये जर्नल का नेम है एंड ये उसकी समरी है। और एक सेक्शन मान लीजिए कि ये गैप है या ये पॉइंट जो मिसिंग लग रहा है मुझे इस पॉइंट पेपर में। आप समझ रहे हैं? उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करिए, एक बहुत ही अच्छी हैबिट होगी एंड बाद में ये आपको बहुत हेल्प करेगी सॉर्टिंग करने में और लिटरेचर रिव्यू में भी। इस पूरे सेकंड स्टेप का क्रक्स यही है कि आप स्पेसिफिक हो जाइए। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप है फाइंडिंग द रिसर्च गैप। रिसर्च का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रिसर्च गैप। अगर गैप ही नहीं है तो न्यू रिसर्च करने का पर्पस ही नहीं बनता। आप रिसर्च क्यों कर रहे हैं? आप उस गैप को फिल करने के लिए रिसर्च कर रहे हैं। सो रिसर्च गैप डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। सबसे पहले जैसे मान लीजिए मेथोडोलॉजिकल गैप हो सकता है, जैसे कि एग्जिस्टिंग स्टडीज किसी और टेक्निक को यूज कर रही हैं, लेकिन आप कोई और नई टेक्निक को यूज करके रिसर्च कर सकते हैं। सपोज किसी अ, एक ऑथर ने सर्वे मेथड यूज करके रिसर्च करा है, आप फोकस ग्रुप डिस्कशन मेथड यूज करके या इंटरव्यू मेथड यूज करके रिसर्च कर सकते हैं। या रिसर्च की कहीं कहीं गैप होता है टाइम फ्रेम में। किसी एक स्टडी ने कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड लाइक फ्रॉम ईयर 2000 टू 2020 तक रिसर्च करी है। आप उस टाइम फ्रेम को कम कर सकते हैं, आप आ सकते हैं।
वहाँ पे भी वो एक यूनिकनेस आ जाएगी। कभी-कभी रिसर्च किसी एक इंडस्ट्री या कंट्री में हुई होती है, जैसे कि किसी एक कंट्री को टारगेट करके, लाइक फाइनेंशियल लिटरेसी इन इंडिया। आप उससे अलग कोई रिसर्च कर सकते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी इन यूनाइटेड स्टेट्स और ऑस्ट्रेलिया, ऐसे भी कर सकते हैं। वेरिएबल्स को चेंज कर सकते हैं। आप जो उसमें कोई एक स्टडी हुई है इसमें जो 3 वेरिएबल यूज़ हुए, आप उसमें 2 और एडिशनल वेरिएबल यूज़ करिए एंड आप जस्टिफिकेशन दीजिए कि इन 2 वेरिएबल्स को यूज़ करने के। कभी-कभी क्या होता है कि जो कोई-कोई रिसर्च एरिया से भी डिफरेंट हो जाती है। जैसे सपोज़ कीजिए कोई रिसर्च मेट्रो सिटीज़ में हुई है, आप रूरल एरियाज़ या कोई भी जैसे कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज या स्कूल्स को टारगेट कर सकते हैं, तो आपकी एरिया भी डिफरेंट हो जाएगी, आप यूनिकनेस आपकी रिसर्च में आ जाएगी, नोवेलिटी आ जाएगी। हाँ, बट वो नोवेल होना चाहिए। ये नहीं कि आपने जैसे कि किसी एक ने सॉरी रिसर्च करी है फाइनेंशियल लिटरेसी इन इंडिया, तो आपने उसी को हूबहू कॉपी करके फाइनेंशियल लिटरेसी इन यूएस कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कुछ मेथड्स के कॉम्बिनेशंस को भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक सर्वे मेथड के साथ इंटरव्यूज को ऐड कर सकते हैं। लाइक किसी ने क्वांटिटेटिव मेथड यूज करा है, किसी और ऑथर ने क्वालिटेटिव मेथड यूज करा है, आप दोनों के कॉम्बिनेशन पे एक रिसर्च करिए। कभी कभी रिसर्च ज्योग्राफिकल या पॉपुलेशन गैप के साथ भी हो सकती है, जैसे कि किसी एक पॉपुलेशन या ज्योग्राफी को टारगेट करके रिसर्च हुई है, आप किसी दूसरे ग्रुप को टारगेट करके रिसर्च कर सकते हैं। तो इस स्टेप में हम देख सकते हैं कि हम गैप्स को कैसे फाइंड करेंगे। गैप्स डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं, मेथोडोलॉजी में गैप हो सकता है या कोई ऐसा एरिया जहाँ पे रिसर्च ही नहीं हुई है, आपने ही थ्योरी प्रोपाउंड करी है, आपने ही रिसर्च करी, तो वहां से भी गैप फाइंड हो सकता है। देन स्टेप 4 होता है कि सिलेक्टिंग द फाइनल टॉपिक। आप फाइनल टॉपिक डिसाइड करते हैं तो कुछ कंसिडरेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले कि टॉपिक हमेशा नैरो और स्पेसिफिक होना चाहिए। ब्रॉड टॉपिक अवॉइड कीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आप फाइनेंशियल लिटरेसी में रिसर्च करना चाहते हैं, तो आपने टारगेट टॉपिक चूज करा फाइनेंशियल लिटरेसी सिर्फ। तो जो ये फाइनेंशियल लिटरेसी ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अगर इसी को हम लिखें कि इसको स्पेसिफिक या नैरो करें, तो लाइक स्टडी ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी अमॉन्ग दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, तो देख रहे हो आप कैसे इसको नैरो हमने कर दिया। पहले हमने फाइनेंशियल लिटरेसी करा, फिर हमने अपने पॉपुलेशन को डिफाइन करा कि हम फाइनेंशियल लिटरेसी किस में चेक करना चाहते हैं। तो हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स में देखना चाहते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी। ठीक, तो यहाँ पे पॉपुलेशन भी डिफाइन हो गई, एरिया भी डिफाइन हो गया और स्कोप भी क्लियर हो गया। और टॉपिक देखते ही रीडर को ये समझ आ जाना चाहिए कि रिसर्च किस पर हो रही है। जैसे हमारे इस टॉपिक को किसी ने देखा कि फाइनेंशियल लिटरेसी अमंग दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, को ये पता लग गया कि ये रिसर्चर दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की फाइनेंशियल लिटरेसी चेक कर रहा है। जैसे कि कुछ क्या होता है कि रिसर्चर्स काफी फैंसी सा टॉपिक चूज कर लेते हैं और उन्हें लगता है कि वो बहुत अच्छी रिसर्च कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता है। कभी कभी कुछ ओवरली एम्बिशियस टॉपिक्स को अवॉइड करना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि वो टॉपिक एकेडमिक में कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहा हो और उसकी कंट्रीब्यूशन विजुअल होनी चाहिए, इम्प्लीकेशंस होनी चाहिए। समझ रहे? तो आप इन 4 स्टेप्स को रिटरेट करके आप अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट से लिटरेचर रिव्यू करके गैप फाइंड करके आप अपने रिसर्च के लिए टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम टॉपिक चूज करें। सबसे इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन है कि टॉपिक बहुत नैरो होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए और वेग या एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए। और किसी भी ने अगर उसको देखा या पढ़ा तो उसको समझ में आ जाना चाहिए कि उसने वो क्या रिसर्च करी है, वो कैसे करी है। ठीक, देन अभी हम आगे कैसे सैंपल्स के थ्रू हम देखेंगे कि कैसे इन सारी चीजों को करते हैं। उससे पहले हम देखेंगे कि एक रिसर्च के कंपोनेंट्स
या उसके एलिमेंट्स क्या-क्या होते हैं? मतलब आपने अगर एक रिसर्च पेपर देखा होगा, तो आपने देखा होगा, तो उसके अंदर एक लगभग सबके अप्रॉक्स एक ही जैसे फॉर्मेट होते हैं। लाइक वो एब्स्ट्रैक्ट से स्टार्ट होते हैं, टाइटल होता है, इंट्रोडक्शन होता है, लिटरेचर रिव्यू होता है, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, हाइपोथेसिस उसके अंदर होता है, मेथोडोलॉजी का सेक्शन होता है, देन डेटा, रिजल्ट्स वगैरह होती हैं, कंक्लूजन होता है, देन स्कोप एंड लिमिटेशन होते-होते लास्ट में आपने देखा होगा रेफरेंसेस होते हैं एंड कभी-कभी अपेंडिसेस भी होती हैं, मतलब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जैसे कि क्वेश्चनएयर हो गया, कंसेंट फॉर्म हो गया, ऐसे कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट हो गया वो। आपने देखा कैसे उस वो टाइटल से स्टार्ट होके रेफरेंसेस पे खत्म हो रहा है। तो ये जो मैंने ये पॉइंट्स लिस्ट डाउन करे हैं, ये अ, बेसिकली एक रिसर्च पेपर के कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स होते हैं। इसके अंदर और भी सब एलिमेंट्स हो सकते हैं, बट ब्रॉडली एक रिसर्च पेपर में या रिसर्च आर्टिकल में यही सारे कंपोनेंट्स देखे जाते हैं। तो ये सारे सेक्शंस होते हैं, इनको सेक्शंस भी बोल सकते हैं। मतलब टाइटल सेक्शन, एब्स्ट्रैक्ट का सेक्शन डिफाइन होता है, लिटरेचर रिव्यू का सेक्शन डिफाइन होता है, एक और होता है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का भी सेक्शन होता है। ओके, ठीक है। तो आपने देखा कि रिसर्च के कंपोनेंट्स होते हैं। अब आगे हम इन्हीं कंपोनेंट्स के बेसिस पे अभी हमने सीखा कि हम कैसे रिसर्च के टॉपिक को डिसाइड करते हैं। हम एक सैंपल एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कि रिसर्च प्रपोजल कैसे प्रिपेयर करते हैं। चलिए एक एग्जांपल के साथ देखते हैं इसको हम। तो हमने टॉपिक चूज करा है स्टडी ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी अमॉन्ग दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। अच्छा, सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है कि ये टॉपिक हमने चूज क्यों करा, ये टॉपिक कैसे गुड है, अच्छा कैसे है ये। क्योंकि ये देखिए ये टॉपिक स्पेसिफिक है, इस टॉपिक पे डेटा कलेक्ट करना इजी है। फाइनेंशियल लिटरेसी को मेजर भी हम कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि टॉपिक आप चूज करिए जिस पे आप डेटा कलेक्ट कर सकें, जो फिजिबल हो, जो एक्सेसिबल हो, जिसका डेटा जिसको हम मेजर कर सकें। कोई वेग या एम्बिगुअस चीज नहीं है ये। हम फाइनेंशियल लिटरेसी पे डेटा अमॉन्ग दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हम इजीली कलेक्ट कर सकते हैं और उसको एनालाइज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेटा कलेक्ट करना इजी है, ये स्पेसिफिक है, इसको मेजर किया जा सकता है, इसका स्कोप क्लियर है, इसका पॉपुलेशन भी डिफाइंड है, और ये रिसर्च एरिया भी रिलेवेंट है। कैसे? आप जब रिसर्च करके आप कंक्लूजन या पॉलिसी इम्प्लीकेशन सेक्शन लिखेंगे तो आप इसमें रिकमेंड कर सकते हैं कि अगर आप मान लीजिए सपोज आपका रिजल्ट आ रहा है कि फाइनेंशियल लिटरेसी अमॉन्ग दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स बहुत कम है, तो आप रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि हमें एडिशनल फाइनेंशियल लिटरेसी के कोर्सेज इंट्रोड्यूस करने चाहिए और इसके एक्स्ट्रा लेक्चर्स भी लगाने चाहिए, सो दैट कि फाइनेंशियल लिटरेसी इंप्रूव हो। कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करानी चाहिए। तो आप ये रिकमेंडेशन कर सकते हैं, ये पॉलिसी इम्प्लीकेशन निकाल सकते हैं। और अगर आप प्रॉपर रिसर्च गैप आपने आइडेंटिफाई किया तो ये नोवेल भी हो सकता है। ठीक, तो एक रिसर्च टाइटल स्पेसिफिक होना चाहिए, पे डेटा कलेक्ट करना इजी होना चाहिए, समझ रहे हैं? वो मेजरेबल होना चाहिए, उसका स्कोप डिफाइन होना चाहिए, एरिया एंड पॉपुलेशन उसकी डिफाइन होना चाहिए, रेलेवेंस उसकी होनी चाहिए। तो नहीं कि आप किसी ओल्ड या इररिलेवेंट टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं। गैप होना चाहिए, उस पे कोई प्रायर रिसर्च नहीं है। अगर रिसर्च हुई भी है तो उतनी सिग्निफिकेंट नहीं है, उनकी पॉलिसी इम्प्लीकेशंस उतनी अच्छी नहीं है। तो आपने सबसे पहले टाइटल डिसाइड करा। फिर सेकंड स्टेज आता है, आपको रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करने होंगे। देखिए, ऑब्जेक्टिव्स बताते हैं कि आप रिसर्च में क्या अचीव करना चाहते हैं। जैसे कि आपका गोल क्या है रिसर्च का। तो एक रिसर्च में जनरली एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है और कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो मोस्टली इट इज रिकमेंडेड कि रिसर्च में 2 to 4 रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। वैसे तो होने को एक भी रिसर्च ऑब्जेक्टिव हो सकता है, लेकिन जनरली ऐसा देखा जाता है कि रिसर्च मिनिमम 2 से 4 रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को एड्रेस करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे हमारी रिसर्च में कि जो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू असेस द
level of financial literacy among Delhi University undergraduate students. ओके, तो हमारा ये ऑब्जेक्टिव है पहला। जैसे हमने टाइटल डिसाइड करा कि हम फाइनेंशियल लिटरेसी को कब करना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स में। अब इसमें हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि हम अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के फाइनेंशियल लिटरेसी दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम असेस करना चाहते हैं। इसके कुछ स्पेसिफिक और ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं या सब पार्ट्स हो सकते हैं, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। लाइक टू मेजर फाइनेंशियल लिटरेसी अमॉन्ग डिफरेंट एकेडमिक स्ट्रीम्स, हम कॉमर्स, साइंस और ह्यूमैनिटीज में उसको डिवाइड कर दें। फाइनेंशियल लिटरेसी के एस्पेक्ट्स को हम कॉमर्स स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम और ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में डिवाइड कर दें। हम उसको बाइफरकेट करते जा रहे हैं, उसके सब पार्ट्स बनाते जा रहे हैं। देन सेकंड ऑब्जेक्टिव हो सकता है टू एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल लिटरेसी एंड यूज ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स या एप्स। या और कोई दूसरा ऑब्जेक्टिव हो सकता है टू आइडेंटिफाई द की सोर्सेज थ्रू विच स्टूडेंट्स एक्वायर फाइनेंशियल नॉलेज। आप देख रहे हैं ये जो भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं या सब टॉपिक्स हैं, ये हमारे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स के ही पार्ट्स हैं। फोर्थ ऑब्जेक्टिव हो सकता है टू सजेस्ट मेजर्स टू इम्प्रूव फाइनेंशियल लिटरेसी अमॉन्ग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। तो आपने देखा कि हमने कैसे एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पहले एक ब्रॉड ऑब्जेक्टिव हमने पहले क्रिएट करा। तो ऑब्जेक्टिव हमारे टाइटल के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, टाइटल के साथ ही ऑब्जेक्टिव फ्लो होना चाहिए। पर एक और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स के कई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स भी हो सकते हैं या एक रिसर्च के कई डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। बट यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि आप इतने ऑब्जेक्टिव्स मत सेलेक्ट कर लीजिए कि आप रिसर्च में उसको कवर ही ना कर पाए, उसको आंसर ही ना कर पाए। तो ऑब्जेक्टिव्स भी लिमिटेड होने चाहिए। ये नहीं कि आप एक रिसर्च में ही 10 ऑब्जेक्टिव्स को टारगेट कर रहे हैं, नहीं। आपके ऑब्जेक्टिव्स स्पेसिफिक होने चाहिए, लिमिटेड होने चाहिए नंबर्स में। ओके, अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स बनाने, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। जो ऑब्जेक्टिव्स आपके वो होते हैं, लाइक आप जिसको अचीव करना चाहते हैं रिसर्च में, रिसर्च करके अचीव करना चाहते हैं, वो जो गोल होता है आपका, उसको आप यू इंटेंड टू अचीव दैट गोल। अच्छा, तो ये होता है ऑब्जेक्टिव। देन ऑब्जेक्टिव्स को बनाते समय कुछ कंसिडरेशन होती हैं कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ब्रॉड या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स होता है, तो कुछ 3 to 4 या 5 स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक रिसर्च में मिनिमम 2 से 5 ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स को लिखते समय हमें हमेशा एक्शन वर्ब्स को यूज करना चाहिए। जैसे कि टू असेस से हमने कहा, टू असेस द लेवल ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी अमॉन्ग दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। टू एग्जामिन, जैसे यहाँ पे है, टू एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन, टू एनालाइज, एनालाइज करना, कंपेयर एंड कंट्रास्ट, हम कंपेयर करना चाहते हैं। टू आइडेंटिफाई, अब देख रहे हैं जैसे हमने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सेट करा तो हमने इसी कंसिडरेशन को देख के करा कि हमें असेस करना है, हमें मेजर करना है, हमें एग्जामिन करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है। आप समझ रहे हैं? तो हमने एक्शन वर्ब्स को यूज करा। हमने ऐसे वेग वर्ब्स को यूज नहीं करा कि टू स्टडी, टू अंडरस्टैंड। हम अंडरस्टैंड करके क्या करेंगे? हमें तो मेजर करना है, हमें तो एग्जामिन करना है उसको, हमें डेटा और फैक्ट्स के साथ उसको, उसके रिजल्ट्स को चेक करना है। हमें सिर्फ उसको समझना नहीं है, हमें उसे प्रूव भी करना है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट यानी कि स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, उसको मेजर कर सके, अचीवेबल होना चाहिए। ओवरली एम्बिशियस एम्बिशियस ऑब्जेक्टिव्स को ना क्रिएट करें, फिर तो हम उसको अचीव ही नहीं कर पाएंगे। अब जब अचीव नहीं कर पाएंगे तो आप कंक्लूजन्स ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। वो रेलेवेंट होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए। समझ रहे हैं आप? रिसर्च हमेशा एक टाइम लिमिट में की जाती है, क्योंकि आपके पास एक स्पेसिफिक टाइम होता है। अगर आपके पास कोई टाइम लिमिट ही नहीं है, टाइम बाउंडेशन ही नहीं है, तो आप तो 3 ईयर 4 ईयर तक रिसर्च करते चले जाएंगे। हो सकता है कि आज जो टॉपिक रिलेवेंट है वो 4 साल बाद रिलेवेंट ना रहे, तो आपके रिसर्च करने का पर्पज ही डिमिनिश हो गया। तो हमेशा रिसर्च टाइम बाउंड होना चाहिए और रिसर्च के ऑब्जेक्टिव भी टाइम बाउंड होने चाहिए और विद इन द स्कोप ऑफ रिसर्च होने चाहिए। ओके,
अच्छा, हमने रिसर्च टाइटल डिसाइड कर लिया, हमने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि रिसर्च क्वेश्चंस क्या होते हैं, इनको कैसे फ्रेम करें। तो रिसर्च क्वेश्चन बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स को ही हम क्वेश्चन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यानी जो ऑब्जेक्टिव्स कन्वर्टेड इनटू क्वेश्चंस फॉर्म। ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनको हमें कैसे भी एग्जामिन या असेस या मेजर करना है, तो हमें इनको क्वेश्चन के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। इन ऑब्जेक्टिव्स को मेजर करने के लिए हमें क्वेश्चन फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, तभी तो उस क्वेश्चन को हम आंसर कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने रिसर्च क्वेश्चन 4 रिसर्च क्वेश्चन फ्रेम करे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करंट लेवल ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी अमॉन्ग ली यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। सेकंड क्वेश्चन है, डज फाइनेंशियल लिटरेसी सिग्निफिकेंटली डिफर अक्रॉस एकेडमिक स्ट्रीम। जैसे कि ये सेकंड रिसर्च क्वेश्चन हमने जो पहला ऑब्जेक्टिव बनाया था, दूसरा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव था कि हमें मेजर करना है कि फाइनेंशियल लिटरेसी अक्रॉस डिफरेंट स्ट्रीम्स कैसी है। इसको हमने मेजर करने के लिए सेकंड रिसर्च क्वेश्चन करा कि डज फाइनेंशियल लिटरेसी सिग्निफिकेंटली डिफर अक्रॉस एकेडमिक स्ट्रीम। इसी तरह हमने फाइनेंशियल लिटरेसी और डिजिटल फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म के बीच में रिलेशनशिप चेक करना था, तो हमने ये रिसर्च क्वेश्चन ड्रॉ करा। देन उसके बाद हमने व्हाट इज द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज फॉर स्टूडेंट्स, ऐसे एक रिसर्च क्वेश्चन ड्रॉ करा। हमने देखा हम ऑब्जेक्टिव्स के अलाइन होके ही रिसर्च क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं। ये रिसर्च क्वेश्चन वही हैं जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स को आंसर कर पाए। आप समझ रहे हैं मेरी बात। रिसर्च क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जिनका आंसर आप अपनी रिसर्च के थ्रू दे सकें, और अननेसेसरी या आउट ऑफ स्कोप क्वेश्चंस अवॉइड करने चाहिए। तो रिसर्च क्वेश्चन फ्रेम करते समय कुछ इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस होती हैं, जैसे कि वन रिसर्च क्वेश्चन पर ऑब्जेक्टिव, मतलब एक ऑब्जेक्टिव के लिए एक रिसर्च क्वेश्चन रफली आप ड्रॉ करिए। अच्छा, रिसर्च क्वेश्चन आंसरेबल होना चाहिए, यानी कि जो आप डेटा कलेक्ट करेंगे वो डेटा उस रिसर्च क्वेश्चन को आंसर करे। ओके। अच्छा, तीसरा पॉइंट है, डोंट आस्क या फ्रेम क्वेश्चन व्हिच योर रिसर्च कांट आंसर और इट इज आउटसाइड योर स्कोप। अच्छा, आपका स्कोप है फाइनेंशियल लिटरेसी चेक करना, आप कोई अदर रिसर्च क्वेश्चन नहीं फ्रेम कर सकते, लाइक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। आप तो फाइनेंशियल लिटरेसी चेक कर रहे हैं, आप फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के रिसर्च क्वेश्चन कैसे चेक कर सकते हैं। आपको अपने स्कोप, अपने ऑब्जेक्टिव्स के ही लिमिट में रहना है। और अगला पॉइंट है कि आपको यस या नो क्वेश्चन अवॉइड करने हैं। आपको ऐसा बाइनरी रिसर्च क्वेश्चन नहीं फ्रेम करना कि डू यू यूज विच फाइनेंशियल टूल। हाँ, ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चनर में होगा, बट आपके क्वेश्चनर ये आपके रिसर्च क्वेश्चन में नहीं होगा कि आप ऐसा एक बाइनरी इसका आंसर यस या नो है। समझ रहे आप मेरी बात। आप बाइनरी क्वेश्चंस होंगे यस और नो वाले, आप उसको अपने रिसर्च में यूज करिए, पर वो आपके रिसर्च क्वेश्चंस नहीं बन जाएंगे, वो आपके क्वेश्चनर में क्वेश्चन होंगे, आप सर्वे डेटा कलेक्शन में कलेक्ट कर सकते हैं उसको। समझ रहे हैं। देन हमने टाइटल डिसाइड कर लिया, हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए, हमने रिसर्च क्वेश्चंस फ्रेम कर लिया। नेक्स्ट स्टेप होता है हाइपोथेसिस। अच्छा, हाइपोथेसिस आपने पढ़ा होगा कि एक टेस्टेबल स्टेटमेंट होता है जिसको हम प्रूव करते हैं, अनप्रूवन स्टेटमेंट होता है। दो टाइप के होते हैं, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को हम एच जीरो से डिनोट करते हैं, अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एच वन में करते हैं। आपने रिसर्च मेथोडोलॉजी में पढ़ा होगा, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होता है। चलिए मैं बता ही देता हूँ कि नल हाइपोथेसिस वो होता है जो स्टेट करता है कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस और रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। वहीं अल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। हम नल हाइपोथेसिस या अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं, या हम फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। अगर मान लीजिए हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया, हमारा नल हाइपोथेसिस है कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, इट मींस कि हमने जब नल को रिजेक्ट करा तो हमने अल्टरनेट को एक्सेप्ट करा, लाइक H1 देयर इज सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप। तो ये सारी चीजें आपने रिसर्च मेथोडोलॉजी में पढ़ी होगी, आई एम वेरी श्योर।
अच्छा, जब आप क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं या मिक्स मेथड रिसर्च करते हैं, तो हाइपोथेसिस फ्रेम करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप यही हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे। आप यहाँ पे कोई स्पेसिफिक टेस्ट लगाएंगे, जैसे कि टी टेस्ट, जेड टेस्ट, अनोवा, जैसे आपने पढ़ा होगा पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। इन्हीं टेस्ट को अप्लाई करके इस हाइपोथेसिस को चेक करेंगे। आपने अपने रिसर्च को हाइपोथेसिस के फॉर्म में कर दिया, रिसर्च क्वेश्चंस को उनको टेस्ट करेंगे और फिर आप आंसर करेंगे। ठीक है, हाइपोथेसिस फॉर्म होता है क्वांटिटेटिव या मिक्स मेथड रिसर्च में। अच्छा, जैसे कि ये बात मैंने क्यों बोली, क्योंकि देखिए रिसर्च कई तरीके हो सकते हैं। क्वांटिटेटिव होती है, एक क्वालिटेटिव भी होती है और एक मिक्स मेथड भी होती है, जो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव की मिक्स होती हैं। तो जो क्वालिटेटिव रिसर्चर्स होती हैं, उसमें हम हाइपोथेसिस ना फ्रेम करके प्रोपोजिशंस ड्रॉ करते हैं। जब प्रोपोजिशंस क्या होते हैं, जो प्रोपोजिशंस होते हैं वो ओवरली ब्रॉड स्टेटमेंट्स होते हैं। देखिए हाइपोथेसिस जो है प्रोपोजिशन से फॉर्म होता है, मतलब प्रोपोजिशन हमने बस एक स्टेटमेंट लिख दी कि हम ये चेक करना चाहते हैं, लेकिन उसको हमें एक टेस्टेबल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है, तो उस प्रोपोजिशन को हम हाइपोथेसिस में कन्वर्ट करते हैं। हमने क्वालिटेटिव रिसर्चेस में प्रोपोजिशंस फॉर्म करी, क्वांटिटेटिव रिसर्चेस में हमने हाइपोथेसिस फॉर्म करी। तो ये आपने रिसर्च मेथोडोलॉजी में पढ़ी होगी, आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए। मोस्टली हम हाइपोथेसिस फॉर्म करते हैं, इतना ही समझ लीजिए आप। तो हमने देखिए यहाँ पे जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि हर हाइपोथेसिस में 2 पार्ट्स होते हैं, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस। इस तरह देखिए हमने नल हाइपोथेसिस फॉर्म करा, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन फाइनेंशियल लिटरेसी अमंग अक्रॉस एकेडमिक स्ट्रीम्स। और दूसरा हमने अल्टरनेट हाइपोथेसिस फॉर्म करा कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन फाइनेंशियल लिटरेसी अमंग एकेडमिक स्ट्रीम्स। ओके, अच्छा, हाइपोथेसिस बहुत सारी हो सकती हैं रिसर्च में। जैसे ये जो नल हाइपोथेसिस, समझ लीजिए कि ये नल हाइपोथेसिस 1 है और ये नल हाइपोथेसिस 2 है, क्योंकि हमारे डिफरेंट रिसर्च क्वेश्चंस हैं, तो हमें सारे रिसर्च क्वेश्चन के लिए हाइपोथेसिस फॉर्म करनी होगी। तो नल हाइपोथेसिस 1 हो सकती है, नल हाइपोथेसिस 2 हो सकती है, नल हाइपोथेसिस 3 भी हो सकती है। फिर अल्टरनेट हाइपोथेसिस 1, अल्टरनेट हाइपोथेसिस 2, अल्टरनेट हाइपोथेसिस 3, ऐसे करके बहुत सारी होती है, जो भी हमारे रिसर्च क्वेश्चन को आ सकती है। तो नल हाइपोथेसिस फॉर्म मतलब हाइपोथेसिस फॉर्म करते समय हमें ये देखना चाहिए कि हाइपोथेसिस 2 टाइप की होती हैं। हाइपोथेसिस टेस्टेबल हो सकती है, जिसको आप कोई स्पेसिफिक पैरामीट्रिक या नॉन पैरामीट्रिक लाइक जेड टेस्ट, टी टेस्ट, आई स्क्वायर, एनोवा, इसको लगा के हम चेक कर सकें। अच्छा, उसको स्पेसिफिक रखिए, जो कि जिस वेरिएबल को आप मेजर करना चाहते हैं, एक्चुअली जो मेजर करना चाहते हैं, जिसमें मैंने आपको पहले ही बताया कि एक रिसर्च क्वेश्चन के लिए एक हाइपोथेसिस होनी चाहिए, जैसे जनरली देखा जाता है। तो आपने क्या देखा कि आपने टाइटल डिसाइड करा रिसर्च प्रपोजल बनाते समय, या रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स बनाए, रिसर्च क्वेश्चन फ्रेम करे, है ना, हाइपोथेसिस फॉर्म करा। जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है रिसर्च प्रपोजल में या रिसर्च में, वो होता है कि मेथोडोलॉजी और रिसर्च डिजाइन को फ्रेम। जो रिसर्च डिजाइन होता है वो रिसर्च का ब्लूप्रिंट होता है, वो बताता है कि आप वो रिसर्च क्या करने वाले हैं। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च मेथोडोलॉजी बताता है कि आप रिसर्च डिजाइन कैसा है, आपका पॉपुलेशन क्या है, आपका सोर्स क्या है डेटा का, आप कौन से टूल्स लगा रहे हैं डेटा कलेक्ट करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए कौन से टूल यूज कर रहे हैं। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन को डिजाइन करने के लिए सबसे पहले हमें रिसर्च डिजाइन फ्रेम करना होता है। रिसर्च डिजाइन बहुत सारी टाइप की हो सकती हैं, एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लेनेटरी, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, मिक्स। जैसे मान लीजिए एक रिसर्च डिजाइन है डिस्क्रिप्टिव, तो करंट स्टेटस को डिस्क्राइब मेजर कर रहे हैं। कोई रिसर्च डिजाइन है एक्सप्लोरेटरी, तो जैसे कोई न्यू या अंडर रिसर्च एरिया है, आप उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। कुछ रिसर्च होती है एक्सप्लेनेटरी, जैसे कि आप कॉज एंड इफेक्ट चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कॉजल रिलेशनशिप को। इसके कई अप्रोचेस हो सकती हैं, क्वांटिटेटिव हो सकती हैं, क्वालिटेटिव हो सकती हैं, मिक्स मेथड हो सकती हैं।
अच्छा, आपने रिसर्च डिजाइन डिफाइन कर लिया कि क्या होता है, ठीक। देन उसके बाद हम पॉपुलेशन और सैंपल डिसाइड करते हैं। हमारी रिसर्च का जो सैंपल है, हम किस पॉपुलेशन से कौन सा सैंपल ड्रॉ करेंगे। अच्छा, पॉपुलेशन और सैंपल क्या होता है सबका। जैसे मान लीजिए पॉपुलेशन एक एरिया है, वहां पे 1500 उसकी पॉपुलेशन है। सपोज आप दिल्ली यूनिवर्सिटी है, वहां पे 10,000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। तो इट इज नॉट पॉसिबल कि आप 10,000 स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट करके आप उनकी फाइनेंशियल लिटरेसी चेक करें। आप वहां पे सैंपल डेटा कलेक्ट करेंगे। सैंपल डेटा मतलब कि पॉपुलेशन से कुछ परसेंटेज ऑफ डेटा, लाइक 10,000 है तो वहां पे आप 500 और 600 डेटा कलेक्ट करेंगे। सिर्फ उस सैंपल पर रिसर्च करेंगे। पैरामीटर सैंपल की पॉपुलेशन। सबसे पहले आपको यहाँ पर डिसाइड करना है कि टारगेट पॉपुलेशन क्या है। हमारा यहाँ पर टारगेट पॉपुलेशन है दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। उसके बाद हम सैम्पलिंग टेक्निक चूज करेंगे। अच्छा, सैम्पलिंग टेक्निक जैसे हमने पढ़ा होगा कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जैसे कि रैंडम सैम्पलिंग, सर्टिफाइड सैम्पलिंग, या कोटा सैम्पलिंग, या क्लस्टर सैम्पलिंग, या रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन सैम्पलिंग। हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी में सारे टेक्निक्स के बारे में पढ़ा होगा कि हम कैसे पॉपुलेशन से एक अप्रोप्रिएट सैंपल टेक्निक ला के हम एक सैंपल साइज ड्रॉ करें। इस स्टेप में हम पॉपुलेशन से सैंपल साइज डिसाइड करते हैं। सर नेक्स्ट स्टेप होता है सोर्स और टाइप्स ऑफ डेटा। अच्छा, सपोज करिए कि हम फाइनेंशियल लिटरेसी अमॉन्ग दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हम चेक करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स क्या होगा कि हम सर्वे टेक्निक यूज करके प्राइमरी डेटा कलेक्ट करें। इट मीन्स कि हम क्वेश्चनर फ्रेम करें और हम स्टूडेंट्स को अप्रोच करें, या तो फिजिकली या ऑनलाइन गूगल फॉर्म के थ्रू, और उनसे ये गूगल फॉर्म फिल कराएं। तो सर्वे, ये जो सर्वे या क्वेश्चनर मेथड है, ये प्राइमरी मेथड है डेटा कलेक्शन का। सेकेंडरी मेथड क्या हो सकता है। हो सकता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस ने अपने वेबसाइट पे या किसी थर्ड पार्टी एजेंसी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की फाइनेंशियल लिटरेसी के रिकॉर्ड मेंटेन करा हो, उसको प्रोक्योर कर सकते हैं। या आप दोनों के मिक्स को यूज कर सकते हैं। आपने प्राइमरी डेटा कलेक्ट करा, आपने खुद सर्वे करके, एंड आपने उसको सेकेंडरी के साथ कोलैबोरेट करा, एड ऑन करा। आप इन दोनों फॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं। तो क्वेश्चनर डिजाइन करते वक्त स्ट्रक्चर, स्केलिंग वगैरह हमें ये सब देखना होता है। तो हमने रिसर्च डिजाइन फाइनल कर दिया, हमने पॉपुलेशन और सैंपल डिसाइड कर लिया, हमने हमारा डेटा का टाइप क्या रहेगा, सोर्स क्या रहेगा, हमने ये भी डिसाइड कर लिया। अब हम उस डेटा को कलेक्ट कैसे करें। डेटा का हमने पॉपुलेशन डिसाइड कर लिया और हमें ये भी पता है कि हमें प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना है, हमें सर्वे करना है, क्वेश्चनर फिल करवाना है। तो हम डेटा कलेक्ट कैसे करें। हमारा जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो कैसा होगा। हम गूगल फॉर्म के थ्रू डेटा कलेक्ट करेंगे, हमारा इंस्ट्रूमेंट है ये। या हम शेड्यूल्स बनाएंगे और जा जाके हम डेटा कलेक्ट करेंगे। तो जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होना होगा वो बहुत ही स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। सब कुछ ऐसे वेग या एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट को यूज करके डेटा नहीं कलेक्ट कर सकते। आपका एक रिकॉर्ड मेंटेन और वो स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। अच्छा, ठीक। उसके बाद हमें जो कुछ हमें क्वेश्चनर के थ्रू डेटा कलेक्ट करना है, क्वेश्चनर हम फ्रेम करेंगे, उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा और उसकी स्केलिंग टेक्निक कैसे होगी। मान लीजिए आपने डेटा कलेक्ट करा कि डू यू हैव नॉलेज अबाउट फाइनेंशियल लिटरेसी। एक स्केल है, वहां पे किसी ने बोला एग्री डिसएग्री, जैसे आपने लिकर्ट स्केल के बारे में पढ़ा, 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल। एग्री डिसएग्री न्यूट्रल स्ट्रांगली एग्री स्ट्रांगली डिसएग्री। उसको स्केल कैसे करेंगी, क्योंकि आप तो इस क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को एनालाइज नहीं कर सकते। को स्केल करना होगा उसे नंबर्स में, 0 1 2 3 4 5। उसको स्केल कैसे करेंगे, उसकी टेक्निक। मोड ऑफ कलेक्शन आप कैसे कलेक्ट करेंगे, जाके करेंगे, ऑनलाइन भेजेंगे। पायलट टेस्टिंग कैसे होगी, कुछ सैंपल है तो उसको कैसे टेस्ट करेंगे। टाइम फ्रेम फॉर डेटा कलेक्शन। जैसे आपको मैंने पहले ही बताया कि रिसर्च हमेशा एक टाइम फ्रेम में होती है।
जब रिसर्च स्टार्ट करेंगे तो आप एक डेटा कलेक्शन का टाइम फ्रेम भी बनाएँगे। मुझे इस समय से इस समय तक का डेटा चाहिए। मुझे आपके 2019 से 2025 का डेटा चाहिए मुझे। तो आप अपना टाइम फ्रेम डिसाइड करेंगे। देन उसके बाद आपको डेटा आपने कलेक्ट किया तो आप उसको एनालिसिस करने के लिए कौन-सा टूल डिसाइड करेंगे, एनालाइज़ करने के लिए यूज़ करेंगे। जैसे कि टूल जो होगा वो आपके हाइपोथेसिस के एप्रोप्रिएट ही होगा, टूल या सॉफ्टवेयर जैसे कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एसपीएसएस होता है, आर होता है, एक्सेल होता है, जामोवी होता है। तो जो आप स्टैटिस्टिकल टूल आप चूज़ कर रहे हैं, वो डायरेक्टली आपकी हाइपोथेसिस और ऑब्जेक्टिव से मैच करना चाहिए। सपोज़ आप रिग्रेशन चेक करना चाहते हैं, तो आप कोई ऐसा वेग या एम्बिगुअस सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर सकते। आपको एक्सेल, आर, एसपीएसएस, स्टेटा इन्हीं सारे सॉफ्टवेयर को यूज़ करना होगा। रिसर्च प्रपोज़ल प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो इन सारी चीज़ों के बारे में बताना होगा कि आपकी रिसर्च डिज़ाइन कैसी है, आपका पॉपुलेशन क्या है, आपका सैंपल क्या होगा, किस तरीके से पॉपुलेशन से सैंपल डिसाइड करेंगे, साइज़ टेक्निक और साइज़ क्या होगा, सोर्स क्या होगा, आप टूल कौन-सा यूज़ करने वाले हैं, कैसे उसको स्केल करेंगे, आपका क्वेश्चनेयर कैसा होगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, बस कौन-सा सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, आपको ये सारी चीज़ें अपने रिसर्च प्रपोज़ल में इनपुट करनी होगी, तभी तो आपके प्रोफ़ेसर या मेंटर को ये आइडिया मिलेगा कि आप हाँ, जेन्युइन रिसर्च में एरिया में रिसर्च करना चाहते हैं और आपका इंटरेस्ट है और आप जब आप इन्हीं सब चीज़ों को अच्छे तरीके से लिख के ले जाएँगे, उनके पास कोई क्वेश्चन ही नहीं रहेगा, वो भी क्लियर रहेंगे, आप भी क्लियर रहेंगे और ये ब्लूप्रिंट है, तो ये रिसर्च गाइड करेगा रिसर्च प्रपोज़ल रिसर्च करने में। तो एक रिसर्च प्रपोज़ल कैसे प्रिपेयर करते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले आप टाइटल डिसाइड करिए, क्या इंक्लूड करना है रिसर्च प्रपोज़ल टाइटल है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हमें ड्रॉ करने हैं, रिसर्च क्वेश्चन्स फ्रेम करने होते हैं, हाइपोथेसिस फ्रेम करने होते हैं और एक रिसर्च मेथोडोलॉजी का सेक्शन फ्रेम करना। यहाँ पे अभी आप कंक्लूजन, लिमिटेशन या फ्यूचर स्कोप नहीं बताएँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो आप एनालिसिस के बाद आती हैं। एनालिसिस के बाद आपका कंक्लूजन ड्रॉ होता है, आप रिकमेंडेशन करते हैं। तभी आपको मोटा-मोटी सिर्फ़ आपकी रिसर्च कैसे स्टार्ट करेंगे, ये बताना है आपको, इस रिसर्च प्रपोज़ल में। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, आपको ये स्टेप्स अच्छे लगे, आप अगर इन स्टेप्स को सिस्टमैटिकली फ़ॉलो करते हैं, तो आप एक स्ट्रॉन्ग रिसर्च प्रपोज़ल बहुत ही ईज़िली बना सकते हैं। रिसर्च का फाउंडेशन ही होता है रिसर्च प्रपोज़ल और जितना स्ट्रॉन्ग रिसर्च प्रपोज़ल होगा, उतनी स्मूथ आपकी रिसर्च जर्नी होगी। सो थैंक यू वेरी मच एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछ सकते हैं और मैंने वहाँ पे ईमेल आईडी भी अपनी ड्रॉप करी है, आप यू कैन ईमेल मी टेलीग्राम ग्रुप भी है, तो अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन करिए और वहाँ से ये पीडीएफ एक्सेस कर सकते हैं। अगर कोई भी रिसर्च से रिलेटेड सपोर्ट चाहिए, लाइक रिसर्च प्रपोज़ल कैसे बनाते हैं, रिसर्च पेपर्स कैसे डाउनलोड करते हैं फ्रीली, रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ करते हैं या ये साइटेशंस कैसे करते हैं, रिसर्च पेपर राइट कैसे करते हैं, ये सारी हेल्प हमारे इस चैनल में मिलेगी। और अगर स्पेसिफिकली आप डीयू के 4th ईयर में हैं, डिसर्टेशन लिख रहे हैं, एकेडमिक प्रोजेक्ट कर रहे हैं या पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको रिसर्च से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए, आप ज़रूर इस चैनल को फॉलो करिए। थैंक यू एवरीवन हैव अ गुड